नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च और एलिमेंट ऑफ रिसर्च, अनुसंधान की विशेषताएं और अनुसंधान के तत्व। तो हम चर्चा करें उसके पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे वीडियोज़ को पूरा देखा करें। जो पहले हमने वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए चलते हैं हम आज अपने टॉपिक पर। तो ये देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च, अनुसंधान की विशेषताएं। तो देखिए कई विशेषताएं हैं अनुसंधान की। तो सबसे पहली विशेषता है क्लैरिटी ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की स्पष्टता। समस्या स्पष्ट होनी चाहिए, उलझी हुई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो हमारा टॉपिक है वो बहुत उलझा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए, जो बिल्कुल समझ में आए। प्रायः देखा जाता है कि अनुभव की कमी से लोग ऐसे टॉपिक बनाते हैं कि वो बहुत आराम से अगर समझा जाए तो समझ में ही नहीं आता कि क्या कह रहा है टॉपिक। तो टॉपिक बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए, बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा है वेल डिफाइंड, परिभाषीकरण। उसमें जो शब्द आए हुए हैं उन शब्द को अच्छे से परिभाषीकरण उनका कर देना चाहिए, एकदम क्लियर कर देना चाहिए कि इस शब्द का ये मतलब होता है। तो जब हम रिपोर्टिंग बनाते हैं, जो हम थीसिस लिखते हैं, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसका परिभाषीकरण शब्दों का कर देना चाहिए। तीसरी चीज़ है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, इसका मतलब है समस्या से समाधान तक क्रमबद्धता। सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो एक सिस्टमेटिक होना चाहिए, अर्थात समस्या से समाधान तक क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए। उलझा हुआ अध्ययन नहीं कि पहले ये फिर ये फिर ये, जिससे पढ़ने वाले के भी समझ में आए कि स्टडी किस प्रकार से की गई है। अगला है लैंग्वेज, भाषा। तो भाषा जो है स्पष्ट होनी चाहिए, चाहे टॉपिक की भाषा हो, चाहे ऑब्जेक्टिव्स की भाषा हो, और चाहे हाइपोथेसिस की भाषा हो, और चाहे पूरे जो हम अपनी रिपोर्टिंग लिखते हैं उसकी भाषा हो। भाषा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। पांचवा है टाइटलिंग। इसका तात्पर्य है सभी चैप्टर की हेडिंग और सब हेडिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे टाइटलिंग, पहला तो टाइटल हो गया शीर्षक, उसके बाद भी चैप्टर के अंदर चैप्टर की हेडिंग, सभी चैप्टर की जो हेडिंग है वो एकदम से अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और समझ में आए। चैप्टर के अंदर सब हेडिंग होती हैं, सब हेडिंग भी एकदम से क्लियर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए कि सब हेडिंग कुछ है और उसके अंदर हम कुछ भी लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं। जो लिखा हो हेडिंग से पता हो जाए कि ये चीज़ इसमें लिखा हुआ है। छठवां पॉइंट है इम्पॉर्टेंस, यानी महत्व। महत्व का तात्पर्य है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च का समाज में महत्व हो। ऐसा अनुसंधान जिसका समाज में कोई उपयोगिता ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है, तो उस तरह के अनुसंधान करने से कोई फायदा नहीं है। समय और मनी दोनों का फिजूल खर्च है। अब आगे हम चलते हैं। सातवां पॉइंट है लॉजिकल,
तार्किक होना चाहिए। अगर रिसर्च जो है तार्किक नहीं है तो फिर उस रिसर्च का कोई महत्व रह नहीं जाता है। अब देखिए, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, 7 विशेषताएं हैं, इसके अतिरिक्त भी हम कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। वो विशेषताएं हैं, पहला है उसमें नॉवेल्टी। ये तो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ विशेषताएं हैं, तो वो है पहला नॉवेल्टी यानी नवीनता। जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो नया हो, उसमें नवीनता हो। ऐसा रिसर्च नहीं कि बहुत पुराना हो, जिसका समय गुजर चुका है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा रिसर्च करने से बिना मतलब का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ है प्रेजेंटेबिलिटी। प्रेजेंटेबिलिटी यानी प्रस्तुतिकरण। तो यानी टॉपिक का प्रस्तुतिकरण अच्छे से किया जाए। जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी समस्या है, उसका प्रस्तुतिकरण इंटरव्यू में ही, वाइवा में अगर हम वहाँ पर हमारे पूछ लेते हैं कि आप अपने टॉपिक का प्रस्तुतिकरण करें, तो टॉपिक को ही आप नहीं समझा पा रहे हैं। टॉपिक क्या है हमारा? तो प्रेजेंटेबिलिटी जो है, प्रस्तुतिकरण टॉपिक का, बहुत अच्छे ढंग से किया जाए। अगला है एनालिसिस। एनालिसिस एनालिसिस का तात्पर्य है विश्लेषण। तो विश्लेषण का तात्पर्य टॉपिक का अर्थ, जो हमारा टॉपिक है उसका अर्थ, बिल्कुल उसके अर्थ को एकदम, उसका अर्थ का एनालिसिस, टॉपिक का एनालिसिस के अंतर्गत जो है, टॉपिक का एनालिसिस जो बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। फिर परिभाषा, उसकी परिभाषा दे देना चाहिए, उसके गुण दे देना चाहिए। एनालिसिस के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं, माने अच्छे से आप अर्थ बता दें, परिभाषा बता दें, गुण दोष का वर्णन कर दें, और नीड फॉर स्टडी, जो अध्ययन की आवश्यकता है उसको स्पष्ट कर दें, और फिर उसकी व्याख्या जो है, इंटरप्रिटेशन, अच्छे ढंग से। ये विश्लेषण के अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का तात्पर्य है परिणाम की व्याख्या। जो परिणाम की व्याख्या अच्छे से करना चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति आपकी थीसिस को देखता है तो सबसे पहले क्या देखता है? 5वां चैप्टर देखता है। 5वां चैप्टर में क्या होता है? परिणाम की व्याख्या। जो आप रिजल्ट प्राप्त किए हैं एनालिसिस के माध्यम से, तो उस परिणाम की व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से करें। उलझा हुआ ना हो कि वो परिणाम समझ में नहीं आ रहा है, और उन्हीं परिणामों के आधार पर आप अपना निष्कर्ष दें। अब है 5वां, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च और मिक्स्ड रिसर्च। ये सभी तरह के जो विशेषता हो, आज जो वर्तमान में जो चल रहा है, तो ये तीनों चीज़ें, तीनों विधियां आपके रिसर्च में हों। क्वालिटेटिव भी हो, क्वांटिटेटिव भी हो, और मिक्स्ड मेथड भी हो। तो ये हमारा हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च। अब देखिए, विशेषताओं और एलिमेंट्स, तत्वों में अंतर है, इसलिए हम इनके तत्वों को भी स्पष्ट कर रहे हैं कि रिसर्च के तत्व क्या होते हैं, अनुसंधान के तत्व क्या होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च। तो एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च, तो सबसे पहले है क्या कि एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व। यानी रिसर्च में, जैसे व्यक्ति का शरीर है, शरीर में कौन कौन से तत्व हैं, इसी प्रकार से रिसर्च में कौन कौन से तत्व होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो ये देखते हैं
सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, टॉपिक का चयन करना। रिसर्च में हमारे क्या होता है, टॉपिक होता है, और टॉपिक और क्या होता है, हाउ टू वर्क, हम काम कैसे करेंगे, ये भी रिसर्च का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। हम काम कैसे करेंगे, यानी मेथडोलॉजी उसकी पूरी कैसे करेंगे हम उसको। फिर है तीसरा, इस्टेब्लिश मेथड। अब देखिए मेथड उसमें महत्वपूर्ण चीज़ होती है, रिसर्च में मेथड का भी बहुत महत्व होता है। तो मेथड में अब देखिए, तो एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव और दूसरा मिक्स्ड, 3 चीज़ें इसमें शामिल हैं। और हम आगे चलते हैं। राइट सिमुलेशन कोड, सिमुलेशन कोड का लिखना। सिमुलेशन कोड क्या है, विषय सूची। अब विषय सूची यानी इंडेक्स, इंडेक्स जो हम लिखते हैं ये उसमें शामिल होता है। अब देखिए इंडेक्स जो हम बनाते हैं तो 3 तरह से बनाना चाहिए। एक तो जो हमारे टॉपिक सब टॉपिक हैं उनका उल्लेख हो उसमें, जो हमारे चित्र हों उनकी सूची हो उसमें, और जो हमारे तालिकाएं हैं, जो टेबल हैं उनकी सूची हो। ये सारी चीज़ें राइट माने कि सिमुलेशन कोड के अंतर्गत आती हैं। अब है कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का यानी प्रयोग का संचालन करना, समाधान हेतु प्रयोग करना, प्रारंभ करना। हम समाधान के लिए जो कार्य करते हैं वो प्रारंभ करना, ये भी उसी के अंतर्गत आता है। फिर आता है कलेक्शन ऑफ डाटा, अपने परिणाम तक पहुंचने के लिए हमें कुछ गुणात्मक अथवा मात्रात्मक आंकड़ों को इकट्ठा करना पड़ता है। जो मात्रात्मक डाटा हम एकत्र करते हैं उनको हम सांख्यिकीय विधियों के माध्यम से एनालाइज करते हैं। और डाटा कैसे कलेक्शन करते हैं, ये टूल के माध्यम से करते हैं, यानी टूल्स के माध्यम से हम सूचना इकट्ठा करना, ये भी एलिमेंट है रिसर्च का। अब है कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद आता है 7वां जो तत्व है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का विश्लेषण करना, और विश्लेषण करने के बाद उनका इंटरप्रिटेशन करना, व्याख्या करना। और व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एनालिसिस पर कम फोकस करते हैं, लेकिन ये देख लेते हैं कि जो हमारी व्याख्या है रिसर्चर की, जो इंटरप्रिटेशन है कैसा है, क्या किया, क्या पाया है इसने, उसकी फाइंडिंग्स क्या है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इतने तत्व होते हैं रिसर्च के। तो दोस्तों इसी के साथ आज हम अपने वाणी को विराम देते हैं और पुनः आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल पर जितने वीडियोज़ हैं सारे वीडियोज़ आप देखें और पूरे मनोयोग से देखें। कॉपी और पेन लेकर के बैठें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें और उसकी नोट्स बनाया करें। और यदि कहीं नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पर कोई डाउट क्रिएट हो रहा है, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम आपके साथ हैं। आप कमेंट के माध्यम से अपने डाउट्स को हमारे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे और निश्चित रूप से हम डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपको इतने देर तक धैर्य के साथ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।